जय हिंद मेरे भावी शिक्षक साथियों, तो कैसे हैं? चलिए आशा करता हूं कि अच्छे होंगे, जहां होंगे एकदम मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, ठीक ना। आज का वीडियो एक्सप्लेन के साथ रहेगा, ठीक ना। इससे जुड़े जितने भी क्वेश्चन होंगे उन सभी क्वेश्चनों को करवा देंगे आपको, ठीक ना। देखने में कम रहेगा लेकिन एक्सप्लेन के साथ ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा हो जाएगा, ठीक ना। तो बने रहिएगा, कुछ सीख कर जाना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके समक्ष है, शाहजहां के शासनकाल में कौन सा विदेशी यात्री भारत आया था? कौन सा विदेशी यात्री था जो कि भारत आया था? तो याद रखिएगा, वो विदेशी यात्री का नाम था, जानते हैं कौन? मनुची शाहजहां के शासनकाल में क्या किया था? भारत आया था। अब आइए इसके बारे में हम लोग डिटेल देखते हैं, ठीक ना। देखिए, शाहजहां के शासनकाल में मनुची भारत आया था। मनुची क्या था? तो दारा सिकों के सेना में तोपची था। दारा सिकों के सेना में तोपची, समझ रहे ना, तोप चलाने वाला। इसके अतिरिक्त ये जो मनुची जो था, औरंगजेब, शाह आलम, जय सिंह आदि के यहाँ भी अपनी सेवाएं भी दे चुका था तोपची के में। इसके द्वारा लिखित यात्रा वृत्तांत का नाम एस्टोरियो द मोगोर है। विलियम हॉकिंस अगस्त 1608 में सूरत आया था। अब विलियम हॉकिंस की अगर बात कहा जाए तो 1608 में वो सूरत में आया था और 1609 में जहांगीर से मिलने जहांगीर से मिलने के लिए किसके पास गया था? 1609 में जहांगीर के दरबार में गया था, ठीक ना। टॉमस से 1615 ईस्वी में, टॉमस रो 1615 ईस्वी में शाहजहां के दरबार में आया था, ठीक ना। तो इससे कई क्वेश्चन बढ़ रहा है। क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि टॉमस रो जो था ना, यह किसके दरबार में आया था, किसके शासनकाल में? तो जहांगीर, ठीक ना। हॉकिंस और टॉमस रो सम्राट जेम्स प्रथम का व्यापारिक दूत बनकर भारत आया था। इब्न बतूता मोरक्को यानी मराकेश का निवासी था। तो इतना सारा पॉइंट आपका एक क्वेश्चन से बना। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। भारतीय सिविल सेवा किस गवर्नर जनरल के शासनकाल के दौरान आरंभ की गई थी? डलहौजी, कर्जन, बेंटिंग, कर्नवालिस। ऑप्शन नंबर डी इट इज करेक्ट आंसर हो गया। कर्नवालिस के शासनकाल के दौरान सिविल सेवा परीक्षा की शुरुआत की गई थी। आइए जरा इससे रिलेटेड कुछ बातों को जान ले। देखिए, भारतीय सिविल सेवा लॉर्ड कर्नवालिस जब गवर्नर जनरल था उसी के शासनकाल के दौरान शुरू किया गया था। सिविल सेवा के जनक कर्नवालिस हैं, और सिविल सेवा के जनक अगर पूछा गया कौन है तो कर्नवालिस है, ठीक ना। अस्थाई बंदोबस्त जो था 23 मार्च 1793 ईस्वी में बंगाल, बिहार, उड़ीसा में लागू किया गया था, इसी के शासनकाल में। लॉर्ड डलहौजी के काल में हड़प नीति चलाया गया था, हड़प रहा था सबका। कर्जन की तुलना गोखले ने औरंगजेब से किया था। लॉर्ड कर्जन की तुलना जो था गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले, औरंगजेब से किए थे। विलियम बेंटिंग ने भारत में सती प्रथा को समाप्त किया था। आपको पता है, बेंटिंग मतलब बैन करने का काम किया था। अंग्रेजी शिक्षा के जनक लॉर्ड मैकाले को कहा जाता है, ठीक ना। तो ये जो क्वेश्चन था उससे जितना ऑप्शन था उससे रिलेटेड ये सब बातें इतना था, ठीक ना। आगे जानेंगे। अगला क्वेश्चन आपके समक्ष है कि पशु और पौधों की जाति में सबसे बड़ी विविधता कहाँ पाई जाती है, ठीक ना। सबसे बड़ी विविधता कहाँ पाई जाती है? शीतोष्ण पर्णपाती वनों में, उष्णकटिबंधीय आई वनों में, अत्यधिक प्रदूषित नदियों में, मरुस्थलों में। कहाँ पाई जाती है पौधों? ऑप्शन नंबर बी इट इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। उष्णकटिबंधीय आई वनों में क्या होता है? उष्णकटिबंधीय आई वनों में पशु और पौधों की जाति की विविधता पाई जाती है। काहे? तो यहाँ पे मौसम उसके अनुकूल होता है। आइए जरा इससे रिलेटेड और बातें हम जान लें। देखिए, समझिएगा, पशु और पौधे की जाति में सबसे बड़ी विविधता आपका उष्णकटिबंधीय वनों में पाई जाती है। उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन जैसा प्रदेश जहां तापमान जो होता है ना 24 डिग्री से ज़्यादा होता है, अब वर्षा 200 सेंटीमीटर या उससे अधिक, आर्द्रता 70%, वृक्ष की ऊंचाई 40 से 50 मीटर तक होती है। कहाँ? तो उष्णकटिबंधीय जो आपका होता है क्षेत्र, आर्द्र वन जो होता है, आर्द्र है, यहाँ आई नहीं है, यहाँ आर्द्र है, सॉरी, आर्द्र वनों में, ठीक ना। तो यहाँ की इसकी विशेषता यह है कि 4 से 40 से 50 मीटर ऊंचा पेड़ रहता है। नमी की बात कहा जाए तो 70% नमी रहता है, और बारिश की बात कहा जाए तो 200 सेंटीमीटर बारिश होती है, और 24 डिग्री तापमान रहता है, ठीक ना।
आगे इस वन के प्रमुख वृक्ष जानते हैं कौन कौन है? ये आपका उष्णकटिबंधीय आर्द्र वन्य रबर, महुगनी, नारियल, बांस, सिनकोना, आयरन वुड आदि पाया जाता है। जैव विविधता सर्वाधिक विषुवतीय प्रदेशों में पाई जाती है, ठीक ना। सबसे ज्यादा जैव विविधता विषुवतीय प्रदेश में पाई जाती है। जैव विविधता सर्वाधिक आपका ब्राजील में पाई जाती है। जैव विविधता न्यूनतम ध्रुवीय प्रदेशों में पाई जाती है। ओके, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई? लॉर्ड लिटन का दिल्ली दरबार, संथाल विद्रोह, प्रथम एंग्लो सिख युद्ध, एल्बर्ट बिल विवाद। बताइए कि कौन सा घटना सबसे पहले हुआ था, ठीक ना। याद रखिएगा, प्रथम एंग्लो सिख युद्ध जो हुआ था ये आपका इस सभी घटनाओं में से पहले हुआ था, ठीक ना। देखते हैं अगला क्वेश्चन आपके समक्ष है। वो तरीके एगो ऑप्शन नहीं है। अच्छा चलिए कोई दिक्कत नहीं है, ऑप्शन जो नहीं है वो है भी नहीं। देखेंगे बिहार में जल मंदिर कहाँ अवस्थित है, ठीक ना। बिहार में जल मंदिर कहाँ अवस्थित है? गया है, राजगीर है, पावापुरी है, और एक दो और ऑप्शन अपना से ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 5 को ऑप्शन देगा ना, याद रखिएगा। आज चाहे 5 को ऑप्शन देगा ना तो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। बात यह है कि जो मेरे को आंसर याद रहेगा सीधे मेरा दिमाग उसी पर जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका पावापुरी में है। जल मंदिर कहाँ है? पावापुरी में है। ओके, आइए देखते हैं कुछ। देखिए बिहार में जल मंदिर पावापुरी में अवस्थित है। पावापुरी में जल मंदिर जैन धर्म के तीर्थ स्थल है, ठीक ना। अर्थात वहाँ 24वें जो तीर्थकर थे, क्या नाम था, वर्धमान महावीर, उनका क्या हुआ था? तो वहाँ पे इनका निर्वाण हुआ था। महावीर का निर्वाण पावापुरी, ठीक ना, पावापुरी में हुआ था। महावीर का निर्वाण 468 BC में हुआ था, ठीक ना। इनका जन्म 540 ईसा पूर्व कुंडग्राम के वैशाली में हुआ था। और महावीर जैन धर्म के अंतिम और सबसे लोकप्रिय तीर्थकर यानी 24वें तीर्थकर थे, ठीक ना। तो इतना सारा इसे क्वेश्चन आपका बना। आइए जानते हैं आगे के क्वेश्चन पे। अगला है ओहलर द्वीप का नया नाम क्या है? ओहलर द्वीप का नया नाम जो है ना वो आपका है अब्दुल कलाम द्वीप। अब्दुल कलाम द्वीप है, ठीक ना। आइए जानते हैं। 3 को ऑप्शन डाला है, कैसे एडिट कर रहा है सब। देखिए वेलर द्वीप का नया नाम जो है अब्दुल कलाम द्वीप है। ओडिशा सरकार ने 2 सितंबर 2015 ईस्वी को, ठीक ना, इस द्वीप का नामकरण किया था। भारत के महान वैज्ञानिक एवं पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम के नाम पर किया गया है, ठीक ना। यह द्वीप समझिए भारत के पूर्वी तट से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर है। बंगाल की खाड़ी में है। कहाँ है? बंगाल की खाड़ी में, ठीक ना। यही टापू है, चारों ओर से पानी होता है बीच में। भारत अपने प्रेक्षेपात कार्यक्रम के प्रेक्षण केंद्र के रूप में इसका प्रयोग करता है, ठीक ना, इस द्वीप का। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे कि निम्न उपायों में से कौन सा भारतीय भुगतान संतुलन स्थिति को सुधारने में सक्षम नहीं है, ठीक ना। ये आपका आ गया ये आपका इकोनॉमिक्स है, ठीक ना, कि निम्न उपायों में से कौन सा भारतीय भुगतान संतुलन बैलेंस स्थिति को सुधारने में सक्षम नहीं है। तो निर्यातों पर अधिक कर लगाना। अगर निर्यात पर अधिक कर लगेगा टैक्स तो समझ लीजिए कि संतुलन की स्थिति सुधरेगा उधरेगा नहीं। आइए देखते हैं इसके बारे में जान लीजिए। निर्यातों पर अधिक कर लगाना भारतीय संतुलन स्थिति में सुधारने में सक्षम नहीं होगा। निर्यात पर अधिक कर लगाने से विदेशी निर्यातों में गिरावट आएगी, ठीक ना। भारतीय भुगतान संतुलन स्थिति सुधारने में उपाय क्या क्या है? तो आय प्रतिस्थापन नीति लगाना पड़ेगा, रुपयों का अवमूल्यन को बढ़ावा देना पड़ेगा, आयातों पर अधिक कर लगाना आदि। आयात पर कर लगे, निर्यात पर लगेगा तो गड़बड़ा जाएगा। निर्यात पर अधिक कर लगाने से भुगतान संतुलन की स्थिति खराब होती है तथा व्यापार घाटा असंतुलित हो जाएगा, ठीक ना। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके समक्ष है कि सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन है? तो याद रखिएगा गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक ना, गोपाल कृष्ण गोखले। आइए थोड़ा जानते हैं इन लोगों के बारे में। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा 1905 ईस्वी में किया गया था। कब? 1905 यानी बंगाल विभाजन के समय। गोखले के गुरु महादेव गोविंद जी रानाडे थे, जिसे पश्चिमी भारत के नव जागरण के अग्रदूत भी कहा गया। और गांधी जी के गुरु गोपाल कृष्ण गोखले और गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु MG रानाडे थे, ठीक ना। कल से गिर रहा है पेन में, काहे गिर रहा है? हो ये नहीं चलेगा अब।
रनाडे को जानते हैं, महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। रनाडे को महाराष्ट्र का सुकरात बोला जाता है, ठीक ना। जी के गोखले को महात्मा गांधी ने अपना राजनीतिक गुरु माना। जी के गोखले माने गोपाल कृष्ण गोखले। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर द्वारा 1924 में बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की गई थी। डॉक्टर अम्बेडकर को संविधान का जनक माना जाता है क्योंकि प्रारूप समिति के क्या थे, ये अध्यक्ष थे। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने फरवरी 1923 में इलाहाबाद में आनंद भवन में स्वराज पार्टी की स्थापना किए थे। इससे रिलेटेड सब बातें हैं। सुभाष चंद्र बोस ने मई 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किए थे। आजाद हिंद फौज का नेतृत्व सुभाष चंद्र बोस ने किए थे, ठीक ना। तो इससे रिलेटेड इतना सारा बात बना। ओके, आइए देखते हैं आगे। हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? तो हुमायूं नामा की रचना गुलबदन बेगम की थी। कौन थी? गुलबदन बेगम। ऑप्शन नंबर डी इट इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। आइए देखते हैं। देखिए हुमायूं नामा की रचना हुमायूं की सौतेली बहन थी, वो सौतेली बहन थी जिसका नाम था क्या थी? गुलबदन बेगम द्वारा किया गया। अबुल फजल अकबर के नौरत्नों में सर एक थे जिसने अकबरनामा जैसी पुस्तक लिखी थी। अकबरनामा पुस्तक कौन लिखा था? अबुल फजल, ठीक ना। हुमायूं का अर्थ क्या होता है? भाग्यवान होता है, लेकिन सबसे बदनसीब बादशाह कौन था? हुमायूं था, ठीक ना। ज्योतिष विद्या में यह विश्वास रखने वाला था और सीढ़ी पर से गिर के मर गया। हुमायूं फारस के शाह तहमारंग के सहयोग से पुनः सहरिंद एवं मच्छियारा के युद्ध में मई जून 1555 में पुनः सत्ता पर अधिकार कर लिया था दुबे, ठीक। गुलबदन बेगम हुमायूं की बहन थी, बाबर की बेटी थी, ठीक ना। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1664 ईस्वी में। कब? 1664 में। इधर उधर नंबरिंग हो गया, उससे कोई दिक्कत नहीं है, समझते चलिएगा। देखिए फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना हुई थी ना, लुई 14वां के अर्थ मंत्री कोलबर्ट के प्रयास से 1664 में स्थापित किया गया था, ठीक ना। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ने प्रथम कारखाना भारत में 1668 ईस्वी में स्थापित किया और दूसरा 1669 में सूरत में। पहला कहाँ किया कारखाना का? फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रथम कारखाना भारत में स्थापित किया, दूसरा कारखाना 1669 में मसूलीपट्टनम में, दूसरा मसूलीपट्टनम सूरत में। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1502 में हुई, या पुर्तगाली सब घटना में 1502 में। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना अप्रैल 1609 में जेम्स दूत बनकर कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के दरबार में आया था। ओके, डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 में भारत आया था। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1616 में, सब आपको करवा चुके हैं पहले। स्वीडन ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1731 में भारत में। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को हुई। रानी एलिजाबेथ प्रथम के आदेश पर 15 वर्षों के लिए किया गया था, ठीक ना। आइए देखते हैं आगे। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ है? तो गौतम बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। कहाँ? लुम्बिनी में। ऑप्शन नंबर डी इट इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। इधर उधर ऑप्शन हो गया, घबराइएगा मत। देखिए गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में आपका लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी कहाँ है? तो लुम्बिनी नेपाल में है, ठीक ना। कुशीनगर में गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण अपने शरीर को त्याग किए थे 483 ईसा पूर्व में। सारनाथ में बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। पहले का जो उपदेश ये दिए है उसको धर्म चक्र प्रवर्तक कहा गया। बोध गया में पीपल के वृक्ष से नीचे बुद्ध भगवान को क्या हुआ था? ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, ठीक ना। उसके बाद बुद्ध सबसे अधिक उपदेश अपना निवास स्थान अवस्थी में दिए थे। गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योति पुंज, लाइट ऑफ एशिया इनको कहा जाता है, ठीक ना। बुद्ध के अनुसार सभी दुखों का कारण क्या है? तृष्णा यानी इच्छा। इच्छा त्याग दीजिए, दुख खत्म। बौद्ध धर्म के प्रमुख संप्रदाय दो को बट गया, हीनयान और महायान में 2 भागों में बट गया। त्रिपिटक, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक बौद्ध धर्म का पवित्र क्या है? धर्म ग्रंथ है। मठ या बौद्धों की पूजा स्थल को चैत्य या निवास स्थल को विहार कहते थे। बिहार नहीं भैया, विहार, ठीक ना। अब बिहार के हुए वह को पेट कर दिया गया, बिहार हो गया। बौद्ध धर्म के 3 अंग है, बुद्ध, धम्म और संघ, ठीक ना। बौद्ध धर्म में प्रतिमुंतकम का अर्थ है एक वस्तु की प्राप्ति होने पर दूसरे की उत्पत्ति हो जाना, ठीक। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, नमक सत्याग्रह किस सन में प्रारंभ हुआ था? तो नमक सत्याग्रह आपका 1930 ईस्वी में शुरू किए थे महात्मा गांधी। 12 मार्च से चल के 6 अप्रैल तो पहुंचे थे। आइए जान रहे हैं उसके बारे में। गांधी जी का, इसको हटा के चलिए, 12 मार्च 1930 को अहमदाबाद में साबरमती आश्रम से
78 गो अनुयायियों के साथ, 78 अनुयायियों के, यहाँ गलती तरका हो गया, अनुयायियों के साथ नवसारी जिला के झंडी तटीय गांव में किए थे। 6 अप्रैल 1930 को नमक बनाकर नमक कानून तोड़ दिए। 12 मार्च से चले 6 अप्रैल को पहुंच के नमक तोड़े, 24 दिन का यात्रा किए थे। अपना आंदोलन शुरू किया। अपना आंदोलन के दौरान मरसन्ना के सत्याग्रहों के प्रशंसा अमेरिका के पत्रकार वेब मिलर, कौन, वेब मिलर ने किया था। इस आंदोलन में महिला की भागीदारी काफी महत्वपूर्ण रही। इस आंदोलन में व्यापारिक वर्ग भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सविनय अवज्ञा आंदोलन नमक कानून तोड़कर शुरू किया गया था, लेकिन आगे चलकर भू राजस्व कर और वन कर नहीं देने के फैसला भी इसमें जोर पकड़ लिया। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 से 34 के तक मध्य प्रभावशाली रहा, मतलब 1930 से 34 तक पूरा एक्टिव रहा, ठीक ना। पूर्ण स्वराज की प्रस्तावना कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 में पारित किया गया था, ठीक ना। गांधी जी के नमक सत्याग्रह में सरोजिनी नायडू तथा इमाम साहब ने साथ दिया था। दक्षिण भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन का संचालन श्री राजगोपालचारी किए थे, ठीक ना। आइए जानते हैं यंग बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे। यंग बंगाल आंदोलन के जो नेता थे वो आपके थे हेनरी विलियम डेजिडियो है,